सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ड्रग्स को पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन क्या है? द टर्म हाइपरटेंशन रिफर टू हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर होगा ना, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन बोलते हैं। इट्स अ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन दैट अराइज व्हेन बीपी इज़ एबनॉर्मली हाई। बीपी क्या है? मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अचानक से डेवलप नहीं होगा हमारे बॉडी में, ये एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। क्रोनिक का मतलब क्या हुआ? जो है ना, लॉन्ग टर्म सिकनेस हो गई, मतलब धीमे धीमे डेवलप होगी बट हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहेगी। अगर एबनॉर्मली अब हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। It occurs when blood vessels get narrowed and cause blood to exert more pressure on heart wall। मतलब क्या होता है कि जो अपनी ब्लड वेसल होती है, समझो ये ब्लड वेसल है अपनी, तो ये देखो, ये अपनी ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल है तो ये ब्लड को जाने में एकदम इजी होगा। बट अगर हमारी जो ब्लड वेसल है वैसे नैरो हो जाएगी तो ब्लड को जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे डेवलप्ड होगा, तो ये प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? हाई ब्लड प्रेशर। इट अकर्स व्हेन ब्लड वेसल गेट नैरोड, मतलब मैंने समझा कि जो ब्लड वेसल नैरो हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो कॉज ब्लड टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द हार्ट वॉल, मतलब जहाँ पे ब्लड को अगर जाने में प्रॉब्लम होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्लड वॉल पे, और उससे बोलेंगे हम ब्लड प्रेशर। Heart and blood vessel can tolerate high blood pressure for months and years, but eventually high blood pressure ended up damaging walls of heart that leads to heart failure। मतलब मैंने जैसे समझा है कि जो हाइपरटेंशन है वो एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे लिखा है, देखो, जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, वो अपनी जो बॉडी होगी ना, वो मंथ और ईयर्स तक ऐसे सहन कर लेगी, टॉलरेट कर लेगी, बट इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे ब्लड वेसल पे बहुत सारा प्रेशर होगा और उसको हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। अगर पहले तो समझते कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, मतलब जो हमारी जो ब्लड वेसल होगी ना, वहाँ पे है ना ब्लड वेसल पे जो प्रेशर होगा ना, जो प्रेशर एक्सर्टेड हुआ किससे होगा? ब्लड से होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। अब पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। अब हमने पढ़ लिया कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, तो अब पढ़ते हैं कि स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन क्या होते हैं। तो अब हाइपरटेंशन को मतलब पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से स्टेजेस पे कौन सी रेंज होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज हमें किसे बोलेंगे। तो नॉर्मल रेंज हमारी होगी 120/80 mmHg। तो ये हमारी नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की। नॉर्मल देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा? 120 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? 80 mmHg। तो यहाँ पे फिर है प्री हाइपरटेंशन, जिसमें ये रेंज होगी, और डायस्टोलिक में 80 to 89 mmHg होगी। फिर स्टेज 1 जहाँ पे हमारी रेंज होगी 140 to 159 mmHg, और डायस्टोलिक में होगी 90 to 99 mmHg। और स्टेज 2 में कितना होगा? ग्रेटर दैन 160 mmHg, और इसमें डायस्टोलिक में कितना होगा? ग्रेटर दैन 100 mmHg। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब हमने स्टेजेस तो देख लिए कि हाइपरटेंशन की कितनी स्टेजेस होती है, मतलब नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो अब पढ़ते हैं कि कितने टाइप की हाइपरटेंशन हो सकती है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, जिसको हम बोलेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलेंगे। जो 95 पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर सफ़र फ्रॉम दिस, मतलब अगर कोई 100% है तो उसमें से 95% कौन से हाइपरटेंशन के होंगे? तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होंगे, जिसमें कॉजेज़ आर अनआइडेंटिफाइड, मतलब क्या कॉज है प्राइमरी हाइपरटेंशन का वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। इसमें कॉजेज़ आइडेंटिफाई नहीं है। अब दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें क्या होता है कि लेस कॉमन देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, अफेक्ट इन 5 to 10% ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब यहाँ पे 95 थे तो यहाँ पे इससे बहुत कम होंगे। यहाँ पे 100 में से 95 पीपल को हाइपरटेंशन होगा, बट यहाँ पे जो 100 है ना, उसमें से 5 या 10% को हाई ब्लड प्रेशर होगा।
कौन सा, वो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये मोर कॉमन इन यंगर पीपल, मतलब जो यंग पीपल होते हैं उसमें ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें थियोरी ज़्यादा लिखने की नहीं होती है, तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इतनी थियोरी लिख सकते हो। इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, क्लासिफिकेशन पे। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसको समझने के पहले हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी में एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जिसको हम बोलेंगे एंजियोटेंसिन 2, और एक है पावरफुल वैसो डायलेटर, मतलब वो कौन है, ब्रेडिकाइनिन। ये दोनों क्या करते हैं, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो एंजियोटेंसिन 2 है वो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो ब्रेडिकाइनिन है वो क्या करता है, लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। मतलब ये एक दूसरे को काउंटर करते हैं और मेंटेन करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पहली क्लास कौन सी है, ACE इनहिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, मतलब जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। कौन कौन सा ड्रग है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालप्रिल, बेंजालोप्रिल, क्वानाप्रिल। अब इतने सारे ड्रग्स के आपको नाम लिखने हैं, और आप चाहे तो कोई एक या कोई दो ड्रग के आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ड्रग्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है कैप्टोप्रिल, जिसमें है ना पायरिलिडीन बेस्ड रिंग है। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कैप्टोप्रिल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे है एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल के स्ट्रक्चर। तो आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास का देखते हैं। तो अब दूसरी क्लास कौन सी है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होगा ना उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो कौन कौन से ड्रग यूज़ होंगे, लसाटन, कसाटन, टेलमिसाटन एंड बालसाटन। ये सारे ड्रग्स के आपको नाम लिखने हैं, और इसी के साथ आपको जो अच्छे से स्ट्रक्चर याद होता है तो वो लिख देना है आपको एग्ज़ाम में। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है लसाटन का स्ट्रक्चर। तो ये इमिडाजोल बेस्ड रिंग है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर थर्ड क्लास है एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। गाइज अब थर्ड क्लास को पढ़ते हैं, वो है एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें पहला है अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जो है प्राजोसिन एंड पेंटेलोअमाइन, जिसमें स्ट्रक्चर हम समझेंगे प्राजोसिन का। ये है प्राजोसिन का स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ कर सकते हो एग्ज़ाम में। इजी है, ऐसा थोड़ा आपको देखने में हार्ड लगेगा, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। फिर दूसरा है अल्फ़ा प्लस बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। ये एड्रीनर्जिक ब्लॉकर का ही क्लास का सेकेंड पार्ट है, जिसमें ड्रग कौन सा यूज़ होगा, लेबेटालॉल, जिसमें ये रहा स्ट्रक्चर्स ऐसे सारे सिमिलर ही है, जस्ट आपको एक फंक्शनल ग्रुप या कोई केमिकल्स चेंज करना है बस, बाकी कुछ है नहीं इसमें। फिर है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जिसमें एग्जाम्पल है प्रोपेनोलॉल, ये रहा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर है बीटा 1 एड्रीनर्जिक, जिसमें सिलेक्टिव ब्लॉकर्स भी बोलते हैं इसको, ये कार्डियो सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है, जिसमें एग्जाम्पल है एटेनोलॉल एंड टिमोलोलॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिमोलोलॉल का स्ट्रक्चर है। आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जहाँ पे बेंजोथायाज़ापिन है, जिसमें एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं डिल्टियाज़म ड्रग को। ये रहा डिल्टियाज़म का स्ट्रक्चर। आप डिल्टियाज़म ड्रग को ऐसा देख सकते हो कि ऐसा देखने में हार्ड लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करोगे 10-20 बार तो हो जाएगा। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉक का सेकेंड पार्ट है 1,4-डाइहाइड्रोपायरिडीन, जिसमें पायरिडीन होगा, तो इसको हम 1,4-DHP भी बोलेंगे, जिसमें एग्जाम्पल है निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, फेलोडिपिन एंड निमोडिपिन। गाइस पहला है अम्लोडिपिन, सेकंड है निफिडिपिन, थर्ड है फेलोडिपिन, फोर्थ है निकार्डिपिन। ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे ही है, बस थोड़े फंक्शनल ग्रुप का ही चेंज है और कुछ नहीं है। इन अम्लोडिपिन
जो इसमें देखो अम्लोडेफिन एंड निफेडेफिन में क्या फ़र्क है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या NO2 है। सो सेकंड चेंज किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O CH3 है। फिर थर्ड चेंज किया, यहाँ पे ये रिंग है और यहाँ पे जस्ट CH3 है। बस इतना ही चेंज है। और फिर जो दूसरे ड्रग है जैसे फेलोडिपिन एंड निकाडिपिन, जिसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पे वो एक ही Cl था, यहाँ पे 2 Cl होंगे और यहाँ पे NO2 थर्ड पोजीशन पे था और निकाडिपिन में आपको NO2 की पोजीशन देखनी है। सो इसमें भी इतना कुछ चेंजेस नहीं है। और ये सारे स्ट्रक्चर में चेंजेस कौन से साइड पे होंगे, राइट साइड पे होंगे। सो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और C2H5 और यहाँ पे जो C2H5 की जगह पे लॉन्ग चेन है, रिंग चेन है यहाँ पे। और बाकी सारे चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक ही चेंजेस है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में थर्ड क्लास है फिनाइल अल्काइल अमाइन, जिसमें एग्जांपल है वेरापामिल। सो ये रहा वेरापामिल का स्ट्रक्चर। फिर फोर्थ क्लास है सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक, जिसमें एग्जांपल मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, गुआनाबेस, रेस्पिरिन, देन मिथाइल डोपेट एंड गुआनिथिडीन। सो मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर ये रहा। फिर क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर भी है, गुआनाबेस, मिथाइल डोपेट एंड गुआनिथिडीन। और जो मिथाइल डोपेट है ना, वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो आप प्रेगनेंसी में भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो ये रहे आपके ड्रग्स। आपको जो स्ट्रक्चर अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो आप ड्रॉ कर सकते हो एग्ज़ाम में। उसी में एक और ड्रग है रेसरपाइन, जिसका स्ट्रक्चर भी ऐसे थोड़ा हार्ड है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास है डायरेक्ट वैसोडाइलेटर, जिसमें एग्जांपल है मेनॉक्सिडिल, डाइअज़ोऑक्साइड, हाइड्राजिलिन एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो डाइअज़ोऑक्साइड का और हाइड्राजिलिन का। और थर्ड ड्रग है मिनॉक्सिडिल। डाययूरेटिक्स में कौन कौन से एग्जाम्पल यूज़ होते हैं, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। आपको ये तीनों ड्रग्स के नाम लिखने हैं और प्लस इसमें से आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। बट आपको अगर आपको फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप इसमें से देख के आप ड्रा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास है रेनिन इनहिबिटर, जो रेनिन होगी ना उसको इनहिबिट कर देगा। कौन कौन से एग्जांपल है इसमें, एनालकिरेन, एलिसकिरेन एंड रामिकिरेन ड्रग यूज़ होंगे। गाइस, यही था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको थियरी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया उतना लिखोगे तो भी काफ़ी रहेगा। बाकी जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने सारा समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। और आगे भी मैं ऐसे ही मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन लाती रहूँगी, प्लस फार्माकोलॉजी के भी सारे मैं थियरी बेस्ड क्लासिफिकेशन आपको समझा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।